हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश यादव आप सभी का अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्रव्य पढ़ेंगे। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। क्या होता है? द्रव्य स्थान घेरता है। क्या करता है? ये स्थान घेरता है। द्रव्य क्या करता है? स्थान घेरता है। इसका अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है वो 5 अवस्थाएं बताती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन भी बताती है वो। तो हम इसमें पढ़ेंगे केवल 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? द्रव क्या है? गैस है। क्या है? जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जिसका आयतन तो निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा, क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। जो गैस है, ठोस है, इसमें अंतरा अणु अवकाश बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। जो ये ठोस है, देखिए ठोस के कण क्या है? बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल पास पास हैं। द्रव के कण क्या है? दूर दूर हैं। और गैस के कण क्या है? उससे भी दूर दूर हैं। तो इसमें क्या होगा? अंतरा अणु अवकाश क्या होता है? बहुत ही कम है। तो अंतरा अणु अवकाश कम होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा 0 होगी। इसमें अंतरा अणु अवकाश ठोस के अपेक्षा ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? थोड़ा ज्यादा होगी। इसमें अंतरा अणु अवकाश बहुत ज्यादा है तो इनके पास गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ठोस में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनके अणु बहुत पास पास हैं। द्रव में आकर्षण बल कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके अणु थोड़े दूर दूर हैं तो इनके आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। गैस में जो आकर्षण बल होता है बिल्कुल नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। फिर अणुगत सिद्धांत के आधार पे ठोस, द्रव, गैस की क्या करना, हमें व्याख्या करना रहता है। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस में अंतरा अणु अवकाश क्या होता है? अंतरा अणु अवकाश बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। आकर्षण बल अधिक होता है। जब अंतरा अणु अवकाश क्या है? बिल्कुल ही नहीं है। अणु बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे ऐसे अंतरा अणु अवकाश बिल्कुल है ही नहीं है तो आकर्षण बल क्या होगा? बहुत अधिक होगा। और इनके अणु क्या स्वतंत्र रूप से गत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इनके पास जगह ही नहीं है इधर उधर होने की तो गत कहाँ कर पाएंगे? इनके अणु गत नहीं कर सकते हैं। और जब गत नहीं कर सकते हैं तो इनमें गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी इनके, जिसके कारण इनके अणु स्वतंत्र रूप से गत नहीं कर सकते हैं। और जब गत नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? अणुओं में कौन मंद गति? ये बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होती है। इनके अणुओं में क्या होती है? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होती है। फिर हम आ जाते हैं द्रव। द्रव क्या होता है? ठोस के अपेक्षा इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु अवकाश जो होता है ज्यादा होता है। ये अंतरा अणु अवकाश क्या होता है? अधिक होता है। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। इनके अणु थोड़ा दूर दूर हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये यहाँ से वहां जाकर गति कर सकते हैं। इनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। अतः द्रव में तरलता का गुण होता है। द्रव में क्या होता है? तरलता का गुण होता है। इनके जो द्रव होते हैं आयतन तो निश्चित होता है, आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इनमें क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। बेटा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। और आकार क्या होता है इनका? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है आकार इनका? क्योंकि ये जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपकी मम्मी गिलास में दूध लेकर आए तो दूध का आकार गिलास जैसे हो जाएगा। अगर कटोरा में आ गया तो कटोरा जैसे हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है? तो जो द्रव होते हैं इनका आकार
अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अगर आधा लीटर दूध है तो आधा लीटर ही रहेगा, चाहे जिस बर्तन में रखा जाएगा, बस क्या होगा, बर्तन का आकार जिस तरह होगा उस तरह द्रव का आकार हो जाएगा। फिर है गैस। जो गैस होता है इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु का अवकाश क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इनके अणु काफी दूर दूर होते हैं और जब अंतरा अणु का अवकाश बहुत ज्यादा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अत्यधिक होगी। जब गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणु का अवकाश बहुत अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक होगी बेटा। यही कारण है कि गैसों का आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार क्या होता है बेटा, अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरा अवकाश बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो आप लोग क्लास में बैठे हो, घर वाली छुट्टी लग गई, घर जाना है, घंटी बजी, सभी बच्चे इधर उधर भागने लगे, तो क्या हुआ, अंतराणु अवकाश काफी दूर दूर हो गया, अंतराणु अवकाश नगण्य हो गया। जो टीचर आपको बांध के रखा था पूरा छूट गया उससे आप लोग, तो आप लोग गैस जैसे फैलने लगे चारों तरफ। जब फैलने लगे वही तो है गैस। आयतन और आकार निश्चित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस। फिर है द्रव अवस्था परिवर्तन। द्रव का अवस्था परिवर्तन क्या होता है, द्रव का अवस्था परिवर्तन वो होता है किसी पदार्थ का ताप व दाब में परिवर्तन करके उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बदल दिया जाए, फिर दूसरे हिस्से से पहले वाले हिस्से में लाया जाए, तो यह क्या कहलाता है, द्रव का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जब कोई पदार्थ तापमान और दाब परिवर्तन के कारण अपनी अवस्था क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो वह क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लो जल है, क्या है, जल, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। जल को हमने क्या किया, गर्म करें, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाष्प बनेगा, वाष्प बना दिए। फिर इसको ठंडा किए, वाष्प को ठंडा करके फिर से हम जल में ले आए, थोड़ा और ठंडा करेंगे, थोड़ा और ठंडा करेंगे, भाई बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ। तो यही तो अवस्था परिवर्तन है। यहां पर क्या किया, गर्म किए वाष्प, फिर क्या किए हैं बेटा, ठंडा किए हैं, फिर और ठंडा किए हैं यहां पर। तो मतलब ये हुआ, एक कोई भी पदार्थ है उसके ताप दाब में परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है, यही चीज क्या कहलाता है, द्रव का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जब कोई पदार्थ तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिखाया गया, देखिए यहाँ पर बर्फ था, बर्फ का पानी में बना गया, फिर क्या हुआ, द्रव में हुआ, द्रव को गर्म किया गया, फिर ये गर्म किया गया तो भाप में बन गया, भाप को फिर क्या किया गया है, ठंडा किया गया, ठंडा किया गया, फिर बर्फ बन गया। तो प्रक्रिया चल रही है वही ना, कि गर्म किया जाएगा, भाप वाष्प बनेगा, वाष्प को ठंडा किया जाएगा, जल बनेगा, द्रव बनेगा, द्रव को फिर और ठंडा किया जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। फिर क्या आता है, गलनांक। गलनांक तो आप लोग जानते ही होंगे आराम के साथ। जैसे जब जाते हैं मार्केट में चॉकलेट लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं और कुछ देर अगर हाथ में उसे रोके रह गए, पकड़े रह गए, और गर्मी का मौसम है तो चॉकलेट क्या होता है, पिघलने लगता है, गलने लगता है। क्या कहा, देखो हर चॉकलेट में गला जाता है, तो वह होता है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदलने लगता है वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनने लगता है वह ताप उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब आता है क्वथनांक बेटा। क्या आता है, क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, जैसे मान लो सुबह का टाइम है, आपकी मम्मी चाय बना रही हैं, अब चाय बनाने के लिए सारा पानी वानी रखी गैस के ऊपर और गैस जला दी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर इतना बन जाए कि चाय उबलने लगे, कहते ना चाय उबले लाग, जब चाय उबले लाग गए तो वह क्या होता है, क्वथनांक होता है। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह ताप उसका क्या कहलाता है बेटा, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या करे, उबलने लगे, क्या लगता है, उबलने लगता है।
उबलने लगता है तो वह ताप उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। फिर संघनन क्या है? संघनन। संघनन क्या होता है? गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे चाय जब बनाई थी मम्मी ना, तब देखोगे प्लेट में भाप जाके टकराया होगा। जब गैस से जो होता है पात्र होता है उसे हटा के अलग रख दिया जाता है, प्लेट हटा दी जाती है, तब क्या होता है? उसमें से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। तो क्या होता है? वो वाष्प से द्रव में बदल रहा है ना, गैस से द्रव में बदल रहा है बेटा, वही तो है संघनन। वही क्रिया क्या है? संघनन है। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है बेटा? संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। फिर हिमीकरण। हिमीकरण नाम से ही अलग है कि द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना, द्रव मतलब पानी, पानी को फ्रिज में रख दिया गया, क्या हुआ? पानी जम गया, जम गया तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो जो बर्फ बना है किस क्रिया हुई है? उसमें हिमीकरण हुआ है। यही कहलाता है द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। और जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह ताप हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह ताप क्या कहलाता है बेटा? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। फिर आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है समझे? द्रव का ठोस का बिना पिघले गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इंसान का जब एक्सीडेंट होता है और वो सीधे सीधे भगवान के यहाँ चला जाए, उसका ऊर्ध्वपातन हो गया। सेम वैसे है उदाहरण बिल्कुल। ऊर्ध्वपातन मतलब समझे? ठोस का द्रव में बदलना क्या कहला? ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर है वाष्पीकरण। क्या है बेटा? वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम उच्च ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। फिर आता है बेटा तत्व। क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे ये H है, क्या ये? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन है, अब इसको हम और छोटा करेंगे, क्या निकल कर आएगा? हाइड्रोजन ही तो आएगा। हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, हाइड्रोजन ही प्राप्त होगा। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। सोडियम है, जैसे सोडियम, सोडियम के बाद में क्या है? एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। इन सबको कितना भी हम छोटा और छोटा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ना कि सोडियम से हाइड्रोजन निकल आएगा या एल्यूमिनियम से सोडियम निकल आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कितने प्रकार के? धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा धातु क्या होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे Na गिव्स आउट Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पे बेटा 2 प्लस होगा, ये गलत है, इसमें Mg पर 2 प्लस होगा। ठीक है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक मतलब क्या होता है? इन्हें जब हम पीटेंगे तो वे आवाज करेंगे। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, मतलब क्या हुआ? आघात, उनको पीटेंगे, पीट कर हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुएं तन्न होती हैं। तन्न का मतलब ये हुआ धातुओं को खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है। फिर आता है अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, जैसे Cl- था, Cl+ इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने?
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट ऑक्सीजन माइनस माइनस, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो अधातु होगा, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा बेटा तब क्या होगा, धातु होगा। तो जो धातु होते हैं चमकदार होते हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं, ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट और हीरा, क्या, ग्रेफाइट और आयोडीन, क्या, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये अधातु हैं। ये दोनों क्या हैं, अधातु हैं। लेकिन ये अधातु होते हुए भी चमकदार हैं, क्या हैं, अधातु होते हुए भी चमकदार हैं। तो बेटा पेपर में बार बार पूछा जाता है 2 अधातुओं के नाम बताओ जो चमकदार होती हैं, तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये क्या हैं, अधातु हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, ये चमकदार होती हैं। फिर एक हेडिंग आती है बेटा, इसमें नहीं है, उपधातु। क्या आता है, उपधातु, जान लीजिए यहां पर बेटा, उपधातु। उपधातु क्या होता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करेंगे, ग्रहण भी करेंगे, क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाएंगे। जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, उपधातु हैं, क्या हैं, उपधातु हैं। फिर यौगिक, यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक समांग तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। 2 या 2 से अधिक समांग तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, मान लो में H2O है, ये क्या है, जल का सूत्र है, जल एक यौगिक है। इसमें क्या मिला है, हाइड्रोजन का 2 अनुपात है और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, तो 2 अनुपात 16 आ जाएगा। ये तो निकल कर क्या आएगा, 1 अनुपात 8 निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 8। फिर उपधातु, उपधातु हम पढ़ ही चुके हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अगला है मिश्रण। घरे जान तो कोयर वर कबू बालो है, हरेरा वरेरा सब बाल दो एक में बूसो मिलाई दियो, क्या होएगा, मिश्रण होएगा। लिखा है 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, बना पदार्थ क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। 2 चीज लियो, एक के मिला दियो, क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। जैसे लोहे की कील है, रेत है, एक के मिला दिया गया, दिख रहा है ना, ये मरेरो है, बरसीनो है, बूसो है, सब मिले देने का है। जो चारा पाल के इकट्ठा के मिलो तो सब क्या बन जाते, मिश्रण बन जाते बेटा। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन और गुण क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा बेटा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन और गुण क्या हो, समान हो, वह कहलाएगा समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, नमक लिए जल में मिला दिए, कैसा मिश्रण है ये, समांगी मिश्रण है। फिर होता है विषमांगी मिश्रण, समांगी का उल्टा विषमांगी, वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी नहीं होती है। वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी नहीं होती है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल और जल को मिला दिया जाए, एक जैसी संरचना रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। फिर आता है बेटा विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और विलयन के 2 घटक होते हैं, कौन कौन से, विलेय और विलायक। कौन कौन से, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, किसी विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हो। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। एक बात सीधा छोटे शब्दों में ध्यान रखें, जैसे चीनी और पानी लिया गया तो ये सीधा ये है कि चीनी की मात्रा कम रहेगी, पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। समझ में आया बेटा, विलेय और विलायक। धन्यवाद। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, मस्त लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा।